तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास जैक बोर्ड 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ से जो सब्जेक्ट होने वाला है वो सब्जेक्ट क्या है, तो इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होगा। ये सारा जो क्वेश्चन है वो PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल जो PYQ से क्वेश्चन पूछता है ना, सो 10 से 12 क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी ज़्यादा भी क्वेश्चन भिड़ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और देखिए 11th का तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट 11th में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, देखिए बच्चों 11th के साथ साथ जो है ना आपको 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट का आपको PDF वगैरह चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे PDF वगैरह आपको सारा मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है। ठीक है, जीवन के आम कारोबार से जो है अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मनुष्य की आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़ों का उपलब्ध होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे, तो किसके द्वारा होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि के द्वारा। ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों का जो है संग्रह क्यों किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समस्याओं के स्पष्ट और वेध समाधान के लिए साक्ष्य दर्शाने हेतु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि आंकड़ा संग्रह की निम्न विधियां में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है, तो किस विधि में रहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, वे व्यक्तित्व साक्षात्कार का। ठीक है, वे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, व्यक्तिक साक्षात्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, प्रतिशत के आकार को बढ़ाकर, प्रतिशत के आकार को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। ठीक है, आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, विशेष गुण। ठीक है, विशेष गुण। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेष गुण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि अपरिष्कृत, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही कथन क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अपरिष्कृत आंकड़ों व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अपरिकृत आंकड़े व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि निम्नलिखित में से संतत्व चर का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से संतत्व चर का एक उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, एक व्यक्ति की वार्षिक आय, एक व्यक्ति की वार्षिक आय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि चरम पदों की उपस्थिति में चरण पदों की उपस्थिति में कौन सा औषध सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो कौन सा औषध सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि दंड आरेख होता है, तो दंड आरेख क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एक विमीय आरेख। ठीक है, एक विमीय आरेख। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि निम्न में से किस आरेख को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो किस आरेख को जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ऑप्शन नंबर D, त्वरण को। ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि 40, 50, 55, 78 तथा 58 का समांतर
माध्य कितना होगा, तो समांतर माध्य कितना होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 56.2। ठीक है, 56.2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर का मान क्या कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला चर जो है उनका मान क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुलक। ठीक है, बहुलक कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथ्य सत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चतुर्थक दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो चरों के बीच कैसा सहसंबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो चरों के बीच कैसा संबंध है। तो चरों के बीच कैसा संबंध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूर्णता घनात्मक सहसंबंध। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णता घनात्मक सहसंबंध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 16 में बताया गया कि कद तथा वजन के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होगी। तो क्या होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। ठीक है, सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक मुद्रा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि उपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर कौन सा देश था। ठीक है, उपनिवेशिक काल में जो है भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर कौन सा देश था, तो कौन सा देश था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो टिस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1907 को हुआ था। ठीक है, 1907। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि बर्नियर ने अपनी भारत यात्रा वृत्तांत में भारत को तत्कालीन किस देश से अधिक विकसित माना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिस्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है कि परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है। तो कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 20 वर्षों में। ठीक है, 20 वर्षों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी। तो 1950 में जो है मतलब उद्योग इकाई में निवेश करने का अधिकतम सीमा कितना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि आयातिक वस्तु पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है। ठीक है, आयातिक वस्तु पर जो है कर लगाया जाता था तो उसे क्या कहते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा प्रशुल्क। ठीक है, प्रशुल्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिक्री कर। ठीक है, बिक्री कर, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 31 देश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सड़क। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी का एक स्रोत
नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है कि से केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा उपकर से वंचिता राशि का उपयोग किस स्तर की शिक्षा विकास में किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि शैक्षिक प्रगति का एक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शैक्षिक प्रगति का एक सूचक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? सांसद आदर्श योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है? तो वह है भारतीय स्टेट बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है? तो कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, चाय का उत्पादन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्व स्वनियोजित नहीं है? ठीक है, कौन निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सरकारी बस का ड्राइवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूरी कहा जाएगा? तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूरी कहा जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भवन निर्माण के कार्यरत मजदूर को। ठीक है, भवन निर्माण के कार्यरत मजदूर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किस साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है? तो किस साधन से की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलईडी। ठीक है, एलईडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है कि धारणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? तो कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का प्रयोग। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया कि अप्पिको आंदोलन किस राज्य से चलाया गया था? तो अप्पिको जो आंदोलन था वो किस राज्य से चलाया गया था? तो वो किस राज्य से चलाया गया था? तो कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है किस देश से लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सर्वाधिक है? तो ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर जो है सबसे ज्यादा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। यानी कि प्रजनन का जो मतलब होता है ना, वो मतलब बच्चे को पैदा करना। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से जो है आपका टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों, अभी हमारे चैनल में 11th क्लास का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। आपका जो जैक बोर्ड 2026 का जो 11th क्लास का एग्जाम है ना, यहाँ से जो हमारे चैनल के माध्यम से जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छा ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। ठीक है, और देखिए 11th के साथ साथ जो है ना हमारे चैनल के माध्यम से आपको 12th का भी तैयारी कराया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो में डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।